हम लोगों ने वैल्यूज पढ़ी ना सिविल सर्विसेज की। फाउंडेशनल वैल्यूज थी। उसमें इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन हो गया, कमिटमेंट हो गया, डिटर्मिनेशन हो गया, पेशेंस हो गया, परसिस्टेंस हो गया, परसिवरेंस हो गया, नॉन पार्टीशनशिप हो गया, पार्शियलिटी हो गया, इम्पार्शियलिटी हो गया और ट्रांसपेरेंसी हो गया। सारा पढ़ा हमने फाउंडेशनल वैल्यूज जो थी सिविल सर्विसेज के लिए। इसी के साथ एक मर्ज चैप्टर होता है, मर्ज होता है इसी के साथ ही, वो है एथिक्स इन सिविल सर्विसेज। आपने एथिक्स पढ़ा ना, और एथिक्स में जितना आपने पढ़ा वो सब जो है लगभग सिर्फ सिर्फ नहीं बल्कि कह लीजिए कि मेनली आम जिंदगी पे अप्लाई हो रहा है। आप जो भी मूल्य सीखें, अपने वाइसेस सीखें, अपने इनकलकेशन ऑफ वैल्यू सीखा, सब कुछ एक आम जिंदगी से रिलेट हो रहा है। आपने एटीट्यूड सीखा वो भी रिलेट हो रहा है, परसुएशन सीखा वो भी रिलेट हो रहा है, और कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज में भी उसका एक रोल है। एथिक्स का क्या रोल है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ना है। अब तक तो पर्सनल प्लस प्रोफेशनल लाइफ चल रहा था। यहाँ पे हम लोग देखेंगे सिविल सर्विसेज में प्रशासन में क्या रोल है। ये भी आम जिंदगी में ये भी एप्लीकेबल होगा, कई सिचुएशन में आप एप्लीकेबल करेंगे, एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो पहला तो देखिए एथिक्स क्या है ये आपको पता ही है, इसमें हम एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है या पब्लिक सर्विसेज क्या है। पब्लिक सर्विसेज यानी कि कोई भी गवर्नमेंट सर्विस, वो पब्लिक सर्विस है। आपके एग्जीक्यूटिव हो या नेता हो, यानी कि लेजिस्लेचर हो, या फिर आपके वकील ही क्यों ना हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सब जनता की सेवा के लिए हैं। जो जनता के सेवक हैं और वो जिस जॉब में हैं वही क्या है, पब्लिक सर्विस। या सिविल सर्विसेज, वो भी एक वही चीज़ है कि आम जनता की सेवा में जो लगे हैं, सिविल फंक्शनिंग में जो इन्वॉल्व हैं, वो सिविल सर्विसेज है। तो इसमें क्या रोल है। हालांकि सारे पब्लिक सर्विस जो है सिविल सर्विसेज में नहीं आएंगे। जैसे कि आपका एक वकील भी है, वो भी एक पब्लिक सर्विस कर रहा है। आपका एक चपरासी है, वो भी एक पब्लिक सर्विस कर रहा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, है ना। तो सारी पब्लिक सर्विसेज मान लीजिए ये हैं, उसमें से कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो आपकी सिविल सर्विसेज हैं, जो एक्चुअली में सिविल मैटर्स को हैंडल कर रहे हैं, आपके प्रशासन को हैंडल कर रहे हैं, आईएएस आईपीएस हो। ये बिल्कुल वैसा ही है, उसी तरीके से आप समझ सकते हैं जैसे कि हम एथिक्स की बात कर रहे हैं ओवरऑल। उस एथिक्स के छोटे छोटे हिस्से हैं, वैल्यूज आपके हो गए अलग, नॉर्म्स हो गए आपके अलग, एटीट्यूड आपका हो गया वो अलग। ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बना रहे हैं, आपका एक एथिक्स बना रहे हैं। वैसे ही बहुत सारी सर्विसेज हैं, वो सर्विसेज मिलकर पब्लिक सर्विसेज बनाती हैं, जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं। तो उसमें से जो सिविल सर्विसेज है, और सिविल सर्विसेज यानी कि आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईआरएस हैं, आईएफएस हैं, ये सब, उन सब की जॉब्स में, उन सब के प्रोफेशन में एथिक्स का क्या रोल है, वही आज हम लोग को पढ़ना है। वो पढ़ने से पहले, कोई भी चीज़ पढ़नी हो तो उसके पीछे पहले बैकग्राउंड समझना पड़ता है, उसके पीछे की सिचुएशन समझनी पड़ती है, तभी आप आगे के फैसले ले पाएंगे। अगर आप कह रहे हैं कि सिविल सर्विसेज में बदलाव होने चाहिए कुछ, तो आपको पीछे का पता होना चाहिए कि हाँ क्या चल रहा है, अब तक क्या चला आ रहा था। कुछ अच्छी चीज़ें लाना चाहते हैं तो पीछे का पढ़ना पड़ेगा कि हाँ अब तक क्या अच्छी चीज़ें थी और क्या बुरी चीज़ें थी। तो वैसे ही अगर आपको एथिक्स अप्लाई करना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे, सिविल सर्विसेज में, तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि सिविल सर्विसेज एक्चुअली में कैसे काम कर रहा है या कैसे काम कर रहा था। अगर उसका इतिहास देखा जाए तो कल ही हम थोड़ा बहुत जो है सिविल सर्विसेज का इतिहास बताए थे। क्या बताए थे कि अंग्रेज़ों ने इसको शुरू किया। अंग्रेज़ों के लिए सिविल सर्विसेज एक आयरन गेट था, लोहे का दरवाज़ा था, जो उनकी सत्ता को सिक्योर कर रहा था, सुरक्षा दे रहा था। क्यों? क्योंकि उस वक्त भारत एक लोकतांत्रिक देश नहीं था, जनता के लिए कोई काम होता ही नहीं था, वेलफेयर का कोई काम होता नहीं था। एक तरीके से कह लीजिए कि शोषण करने वाला राज्य था, जो भारतीयों पे शोषण कर रहा था। तो जो सिविल सर्वेंट्स थे ना, वो भी वैसे ही थे, सब जो है एलीट क्लास के होते थे,
यानी कि बड़े दर्जे के, जो बड़े तबके के लोग होते थे, चाहे वो पैसे के मामले में हो, जाति के मामले में हो, या फिर जो है नॉलेज के मामले में हो, सिर्फ उन्हीं को। जैसे यहाँ इस टाइम आईएएस बनना है किसी को, तो कोई किसी भी क्लास का हो, वो प्रिपरेशन कर सकता है, नॉलेज एक्वायर कर सकता है, आईएएस बन सकता है। उस टाइम पे ऐसा नहीं था। एलिट क्लास के जो लोग थे, जो फ्यूडल टाइप के लोग थे, जमींदार टाइप के लोग थे, ये सब इन सब चीज़ों में आगे बढ़ रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि गांव में तो एकदम कोई कनेक्शन ही नहीं होता था, पूरी तरीके से अर्बनाइज्ड लोग होते थे। रूरल एरियाज में ना कोई आईएएस आईपीएस बनता था, ना वहाँ पे कोई डेवलपमेंट होता था। आज ही के टाइम पे देखिए बहुत बुरी हाल है गाँव के, तो उस टाइम पे और ज़्यादा बुरी हाल थी। तो आम जनता भारत की अगर अज्यूम करेंगे तो वो क्या है, गांव के रहने वाले लोग हैं, जो नीचे तबके के जो लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, वही तो मेजॉरिटी में है भारत में। तो इन सब का कोई योगदान ही नहीं होता था। इंग्लिश बोलने वाले लोग चुने जाते थे। और सिविल सर्विसेज में पहले तो ऐसा था कि सिलेबस भी ब्रिटेन के हिसाब से था, तो एक आम देहाती आदमी कहाँ से ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करेगा। तो सिविल सर्विसेज पूरी तरीके से समर्पित थे अंग्रेज़ों के प्रति। उनका आम जनता के लिए कोई रोल था ही नहीं, कोई जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी आम जनता के लिए। हर काम अंग्रेज़ों के लिए होता था। उनका नॉन पार्टिशनशिप भी था, तो वो भी अंग्रेज़ों के लिए था। उनकी ईमानदारी थी, सत्यनिष्ठा था, वो सब भी अंग्रेज़ों को समर्पित था, आम लोगों के लिए कुछ नहीं था। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ, ये चीज़ें बदली, और भारत एक कह लीजिए कि तानाशाही से, राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर बढ़ा। और जब लोकतंत्र की ओर बढ़ा तो ये सारी चीज़ें चेंज हुई, और एक वेलफेयर स्टेट बना, सेकुलर स्टेट बना। वो लोग जो सिविल सर्वेंट्स बनते थे, वो सिर्फ शहर से आते थे, अब हर जगह से आना शुरू हुए, सबका रिप्रेजेंटेशन होना शुरू हुआ। सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, हर लैंग्वेज उसमें इंक्लूड कर दिए गए। जिस लैंग्वेज में आप चाहें पेपर दीजिए, जो लैंग्वेज चाहें आप लिटरेचर चूज करिए, सारा चीज़ें हो गई ना आज के टाइम। तो ये चीज़ें धीरे धीरे चेंज इन सब चीज़ों में आई, और जब चेंज आया तो एक एथिक्स की भी ज़रूरत पड़ी। अंग्रेज़ों के टाइम पे एथिक्स की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो आम आदमी का सोच ही नहीं रहे थे। लेकिन आज़ाद हुआ देश, तो उसमें एक एथिक्स की भी ज़रूरत पड़ी, एक फ्रेमवर्क की ज़रूरत पड़ी, एक नियम की ज़रूरत पड़ी, जिसके हिसाब से सिविल सर्विस सर्वेंट्स जो है काम करें, और देश के हित में वो काम हो, देश के हित में वो फैसले ले सके, जिससे एक आम आदमी का कोई नुकसान ना हो। तो उसके लिए फाउंडेशनल वैल्यूज़ बताई गई, और वो फाउंडेशनल वैल्यूज़ क्या हैं वो आप पढ़ते आ रहे हैं। और उसी के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स भी डेवलप किए गए, यानी कि रूल रेगुलेशंस बनाए गए, एथिकल रूल रेगुलेशन बनाए गए सिविल सर्विसेज के लिए, बाकी जो जो भी पब्लिक सर्विसेज हैं उन सब के लिए। अब जितने भी रूल रेगुलेशन बनाएंगे ठीक ठाक हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बहुत सारे लूप होल्स भी हैं, जिसका हम लोग अपनी सर्विसेज में देख भी सकते हैं। आसपास आपके इलाके में जो भी आईएएस आईपीएस हैं, आप देखिए कि क्या वो इतना बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं जैसे रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं। आपको जवाब मिलेगा कि नहीं, जैसे रूल रेगुलेशंस बनाए गए हैं वो लिखे हैं, और ज़्यादातर लोग उसका पालन नहीं करते हैं। अब अज्यूम करिए कि अब जैसे एक एग्जांपल हम दिए थे कुछ दिन पहले कि यही मऊ की पुलिस का, तो वो भी तो उसका भी एक अपना एथिक्स है ना। पुलिस डिपार्टमेंट में भी एक एथिक्स है, लेकिन वो इंसान ऐसी बातें कर रहा है, तो क्या मतलब हुआ इसका कि वो एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहा। बहुत सारे पुलिस वाले आईएएस ऑफिसर्स भी करप्ट होते हैं, टेबल के नीचे से जो है रिश्वत ले लेते हैं आराम से। क्यों ऐसा हो रहा है? रूल तो लिखा हुआ है, आपको एथिक्स फॉलो करना है, ईमानदारी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कहाँ दिख रही है? लगभग 50% ऐसे ऑफिसर्स होते हैं, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, या किसी भी जॉब में हो, वो किसी न किसी पार्टी के प्रभाव में रहते हैं और उसी हिसाब से फैसले करते हैं। नुकसान किसको है? जनता को। कहाँ गया एथिक्स? है ना। जैसे सिस्टम चला आ रहा है, एक जो है प्रथा की तरह वही चीज़ें लोग फॉलो किए जा रहे हैं, और कोई बदलाव सिस्टम में नहीं आ रहा, कोई नई चीज़ें नहीं आ रही, सारी प्रॉब्लम्स पड़ी हुई हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को शॉर्ट आउट करने के लिए एक एथिकल सिस्टम बनाया गया एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, प्रशासन के लिए। वही आज हम लोग का पूरा टॉपिक है, वही चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। ठीक है। तो आज हम लोग शायद दो चीज़ देखेंगे या एक ही चीज़ देखें। दो चीज़ें क्या क्या हैं, दो टॉपिक देखिए।
पहला है एथिकल कंसर्न, कौन इसकी मीनिंग बताएगा? दूसरा है एथिकल डायलेमा। किसी को मीनिंग पता है दोनों की? एथिकल कंसर्न, एथिकल मतलब नैतिक, कंसर्न मतलब होता है चिंता, नैतिक चिंताएं। एस लगा दीजिए। यह है एथिकल डायलेमा। डायलेमा बोलते हैं स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, दुविधा का जो है माहौल जो होता है वो होता है डायलेमा। तो यानी कि नैतिक दुविधाएं, इसको भी एस कर दीजिए। एथिकल कंसर्न क्या है, पहले डेफिनेशन देखिए। जैसे कि किसी भी कंटेक्स्ट में हो, जैसे हम लोग सोशल कंसर्न्स की बातें की ना, सामाजिक चिंताएं, जैसे माँ बाप अपने बच्चों की चिंताएं करते हैं कि हाँ बच्चा अच्छे से रहे, लड़ाई झगड़ा न करे, बड़ों की बातें माने, इज्जत से बात करे, गुस्से में बात न करे, गाली गलौज न करे। ये सब क्या है? कंसर्न्स हैं, चिंताएं हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे गवर्नेंस में जो भी ऑफिसर्स हैं, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो अपने पावर का इस्तेमाल सही तरीके से करें। वो ऐसा ना हो कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल किसी को शोषित करने के लिए करें। अमीर आ रहा है तो उससे बैठ के चाय पानी करके केस रफा दफा कर दे रहे हैं, गरीब आ रहा है तो उसको लाठी डंडे से पीट के जेल में ही मार दे रहे हैं। ऐसे भी केसेस आते हैं कि पीट पीट के जेल में मार दिया गया। तो सिस्टम में एक बड़ी चिंता है ये। इन चिंताओं के बारे में हम लोग बात करेंगे। दूसरी चीज़ है एथिकल डायलेमास। जब आप कोई चीज़ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आपको दुविधा है, इसको बोलते हैं डायलेमा। डायलेमा में खास दुविधाएं देखिए कई तरीके की होती हैं, लेकिन डायलेमा में फ़र्क है। मान लीजिए कि ये एक रास्ता है, आपको मान लीजिए जाना है तंजीला जावेद के घर, आप सीधे गए हैं, आगे से आपको दो रास्ते मिल रहे हैं, आपको एकदम कंफर्म है ही नहीं किधर जाना है। ये डायलेमा है। इक्वालिटी है दोनों तरफ। डायलेमा में हमेशा जो भी कंफ्यूजन है ना, दो ऑप्शन है आपके पास, जाहिर सी बात है कंफ्यूजन आपके मन में तभी आएगी जब सामने ऑप्शन है आपके। अगर कोई एक ही चीज़ है सामने तो कंफ्यूजन काहे के? दो चीज़ है, अगर ऑप्शन है आपके सामने, वो ऑप्शन इक्वल होते हैं, वो होता है डायलेमा। और उसमें से एक चूज करना आपका कंपल्शन है, मजबूरी है, एक चूज करना ही करना है। अगर आपको चूज भी नहीं करना है तो कोई डायलेमा भी नहीं हुआ वो, कि दो ऑप्शन पड़े या 10 ऑप्शन आपके सामने पड़े। जब आपको कोई भी चूज नहीं करना है तो आप दुविधा के जो है क्षेत्र में या कंडीशन में जाएंगे ही नहीं। तो जो दो या उससे ज्यादा ऑप्शन हैं सब इक्वल हैं और आपको उसमें से एक चूज करना है, इसको बोलते हैं डायलेमा। और आप डिसाइड ना कर पाए। मान लीजिए तंजीला जी की शादी होने वाली है, घर वाले रिश्ता ढूंढ रहे हैं, मतलब लड़की लड़के वाले हम लोग में होते हैं ना, लड़के वाले ढूंढ रहे हैं। इत्तेफाक से तंजीला जी के घर मान लीजिए कल जो है 6 लड़कों का रिश्ता है, एक सुबह में, एक दोपहर में, एक शाम में, एक रात में और एक 10 बजे रात में। मान लीजिए सब एक से बढ़कर एक, सब में सारी क्वालिटीज हैं। अब चूज करना ही है, तंजीला जी की शादी एकदम करानी है, बहुत ज्यादा है जो भी, घर वाले एकदम लगे हैं कि शादी होगी ही होगी। लेकिन इतने बेहतर बेहतर रिश्ते हैं और सब में कोई ना कोई एक इतनी खूबसूरत क्वालिटी दिख रही है कि वो एकदम चाहिए ही चाहिए। सब में एक एक दिख रही है वैसी क्वालिटी, ओवरऑल सब अच्छे हैं। घर वाले एकदम कंफ्यूज, ये क्या है? डायलेमा है। क्यों? क्योंकि चूज करना है एक को जरूर से, और सब इक्वल हैं, सब में जो है कोई ना कोई एक खासियत है और ओवरऑल सब अच्छे हैं। क्या हो गया? ये डायलेमा हो गया। ठीक है। डायलेमा जो है ये दो केसेस में हो सकता है, क्योंकि हम लोग यहाँ एथिक्स की बात कर रहे हैं तो ये एथिकल डायलेमा के कंटेक्स्ट में है। डायलेमा देखिए दो तरीके से होता है। एक होता है कॉग्निटिव डायलेमा, ये भी हम बता देते हैं, पहले पढ़ाए थे शायद। जैसे ये रास्ते वाला पूछे ना, कॉग्निटिव डायलेमा, तंजीला जी घर जाने आप जाके यहाँ पे रुक गए, अब आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है। कॉग्निटिव का मतलब क्या? इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये वाला रास्ता है कि ये वाला रास्ता है, ये कॉग्निटिव डायलेमा हो गया। लेकिन जो चीज़ आपके नैतिकता से जुड़ी हो, आपके दिल से जुड़ी हो, वो होता है एथिकल डायलेमा। ठीक है। तो एथिकल डायलेमा के दो केसेस हो सकते हैं आपके सामने। एक तो ये कि आपके इंटरेस्ट और आपके एथिक्स के बीच में हो,
और दूसरा आपके एथिक्स और एथिक्स के बीच में हो। इंटरेस्ट और एथिक्स के बीच का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए आपको कोई, जैसे पेपर देने आपको जाना है, पेपर देने जा रहे हैं और आप बहुत ही खुद अच्छे दिल वाले इंसान हैं, दया वाले इंसान हैं, रास्ते में आपको कोई गरीब दिख गया एकदम भूखा प्यासा और उसको पानी की सख्त ज़रूरत है, आप पानी नहीं देंगे तो शायद बेहोश हो जाए या मर जाए, और आपको पेपर देने भी जाना है और पेपर में एक सेकंड भी लेट होगा तो वो एंट्री ही नहीं देंगे, आपको पूरा साल बर्बाद। या फिर ऐसा मान लीजिए कि आपको 4 साल बाद कोई वैकेंसी आई है, उसका पेपर देने जा रहे हैं, अब फिर शायद 4 साल बाद है। अब ऐसे केस में आप क्या करेंगे? ये भी एक डायलेमा है ना, और दोनों ही उतना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक केस में आपका इंटरेस्ट है जो क्या है, पेपर आपका, और दूसरे केस में आपका एथिक्स है जहाँ पे आपका दिल और आपकी दया, आपकी भावना दिख रही है। तो ये केस किसका हो गया? इंटरेस्ट वर्सेस एथिक्स का। ठीक है। दूसरा केस हो सकता है एथिक्स वर्सेस एथिक्स का। रमेशा जी को मान लीजिए कोई लड़का पसंद आ गया, घर में जाके अपनी अम्मी से कह रही हैं कि हमको ये लड़का बहुत पसंद है, और उसकी अम्मी भी एक लड़का ढूंढ के रखी है पहले से, वो कह रही नहीं तुम्हारी शादी होगी तो इसी से होगी। रमेशा जी कह रही नहीं मेरी शादी इसी से होगी। रमेशा जी की अम्मी नाराज हो गई, कह रही कि या तो वो लड़का आएगा। क्या कट गया था? अच्छा, आवाज जा रही थी ना? आवाज भी नहीं जा रही थी? तो समझ में आया दोनों में डिफरेंस? ठीक है, जाके अपनी अम्मी से आज बात कर लीजिएगा। तो ये ओवरऑल जो है दोनों का एक डेफिनेशन थी, इंट्रोडक्शन था। आते हैं हम लोग, अब शुरू करते हैं एथिकल डायलेमा नहीं, कंसर्न्स। कहाँ पे हम लोग बात करेंगे? जाहिर सी बात है हम लोग गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, सर्विसेज की बात कर रहे हैं, उसी कंटेक्स्ट में हम लोग चीज़ें देखेंगे। तो जो चिंताएं हैं ना सरकार को लेके, या जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उन सब को लेके, या फिर पूरे सिस्टम को लेके, ये सब सोचने वाली हैं। सिस्टम में भी बहुत सारी चिंताएं हैं, और जो काम कर रहे हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनमें भी बहुत सारी चिंताएं हैं। तो इसलिए इसको हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहले हम लोग देख सकते हैं जो जो है गवर्नेंस में जो प्रॉब्लम है, यानी कि जो हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम्स हैं, चिंताएं जो हैं। दूसरा ये कि जो हमारे पास सर्वेंट्स हैं, सर्वेंट मनी, ये सरकारी जो कर्मचारी हैं, वो उनमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चिंता है। अगर गवर्नेंस की बात हम लोग करें तो चिंता का विषय ये है, जो भी आजकल हम लोग अपने आसपास देख रहे हैं कि कैसे पुलिस वाले भी धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे भेदभाव करते हैं, जबकि भारत एक सेकुलर स्टेट है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। लेकिन फिर भी पुलिस वाले जो है, या आईएएस ऑफिसर्स, या ऐसे बहुत सारे पद पे जो भी पदाधिकारी हैं, वो भेदभाव करते हैं वैल्यूज़ के साथ, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के साथ, कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स दिए गए हैं उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, भेदभाव करते हैं। यहाँ तक कि फंडामेंटल राइट्स भी जो है कभी कभी गायब कर दिए जाते हैं। जैसे कि अभी एक ये सीए वाला केस हुआ, करीब मऊ में 15 दिन से ऊपर तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई अननेसेसरीली। कोई ज़रूरत नहीं थी, अगर वो 3 दिन भी बंद करते कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उन्होंने इतने लंबे वक्त तक सेवाएं बंद की। क्या है ये? एक तरीके से गलत है, फंडामेंटल राइट है इंटरनेट का इस्तेमाल करना, उन्होंने उसको छीना। अभी रिसेंटली मऊ में एक इज्तिमा होने वाला था, और उस इज्तिमा को अलग अलग नौटंकी करके गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने बंद करवा दिया। उन्होंने बोला कि नहीं आगे त्यौहार हैं हिंदुओं के, ये वो, इस तरीके से उन्होंने, सुबह होने वाला था, फजरवा शुरू होने वाला था, 2 बजे रात को अचानक फोर्स पहुंची और सब बंद करवा दिया गया। ये सब चिंताएं हैं। तो वैल्यूज़ जो है कॉम्प्रोमाइज़ ना किए जाएं, जो हमारी आज़ादी है उस वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। हमारे जो राइट्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, सबके लिए रूल्स रेगुलेशंस लॉज जो है बराबर हों। यहाँ पे
तमसा नदी के किनारे बहुत सारे घर बने हुए थे, तो उसमें मेजॉरिटी वाले केसेस में ऐसा हुआ, ये कहीं सुनी बातें नहीं, फैक्ट है, मेजॉरिटी केसेस में जितने में मुस्लिम का घर था उन सबको गिरा दिया गया, और नॉन मुस्लिम का था उनके घर नहीं गिरे, उनको स्टे मिला। ठीक है, तो स्टे सिर्फ ऐसा ये इत्तेफाक नहीं है ना कि सिर्फ उन्हीं को चुन चुन के मिले स्टे, या फिर आजकल कुछ गवर्नमेंट्स ऐसे हैं जो है बुलडोजर का कल्चर चल गया है, तो घर गिराने की भी बात आती है तो ज़्यादातर मेजॉरिटी केसेस में अगर क्रिमिनल हैं तो मुस्लिमों का ही घर गिरता हुआ दिखाई देता है, बाकी का नहीं दिखता। हाँ, अगर जैसे शहर वगैरह बसाना हो तो उसमें तो आजकल सब पीस रहे हैं, हिंदूज भी, जैसे देखिए अकबर नगर वाला मामला हो या कहीं का हो, सब पीस रहे हैं। बट कहीं ना कहीं एक बायसनेस दिखता है सिस्टम में, सिस्टम प्रॉपर वे में काम नहीं करता, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो है बेहतर तरीके से काम नहीं करते हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ गायब है कि कानून के सामने सब बराबर है। ठीक है ना, और यही नतीजा है इन सब चीज़ों की वजह से। एक और इशू जो दिखता है वो दिखता है डिक्टेटर ऑफ जो है टीए, डिक्टेटरशिप ऑफ मेजॉरिटी, यानी कि बहुसंख्यक समाज की तानाशाही। भारत में आजकल यही हो रहा है, गवर्नमेंट ने इस हद तक ऐसे ऐसे एक्शंस लिए हैं, ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनाई हैं, ऐसे ऐसे एक्ट्स बनाए कि बहुसंख्यक समाज का रुख बदल गया है आजकल। वो एक अलग तरीके से जी रहे हैं, एक अलग रुख है उनका, एक अलग रवैया है। सारे नहीं, सारे ऐसे नहीं है, मतलब कुछ ऑर्थोडॉक्स जो हैं वो एक अलग तरीके में ले रहे हैं। इतनी नफरत, इतनी कमेंट सेक्शन आप खोलिएगा तो इतनी नफरत धर्म के नाम पे और इनके नाम पे, उनके नाम पे, दोनों में है। लेकिन जब बहुसंख्यक समाज के हिसाब से काम होने लगे ना, जब सिस्टम उसके हिसाब से काम करने लगे, तो डिक्टेटरशिप ऑफ मेजॉरिटी आ जाती है। एक तो ये जनता के पर्सपेक्टिव से, दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी है कि गवर्नमेंट अगर बहुसंख्यक जो है सीटें पा जाती है, मेजॉरिटी से ज़्यादा सीटें पा गई, 400 सीटें अगर कोई गवर्नमेंट पा गई, जैसे आज के टाइम पे बात हो रही थी ना इलेक्शन में कि 400 सीटें तो 300, 350 प्लस सीटें, ये वो, जब सरकार को हद से ज़्यादा सीटें मिल जाती हैं तो सरकार मनमाना तरीके से काम करती है और देश जो है तानाशाही की तरफ बढ़ता है। तो ये भी एक सिस्टम के लिए चिंता का विषय है। ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम्स ना हो, इन सारे प्रॉब्लम्स को कैसे सही किया जाए, इसके क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या मेथड्स हैं। पहला तो ये कि हमें ही जागरूक होना पड़ेगा। जो हमारी सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी जो हमारी है, इसको अवेयर होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, अपने आप को कमिट करना पड़ेगा सोशल इशूज़ के लिए, सोशल कंसर्न्स के लिए। जब आप कमिटेड नहीं होंगे ना, कि आपको पता हो कि कौन सा एक्ट पास हुआ, कौन सा अमेंडमेंट हुआ, कहाँ पे प्रोटेस्ट करना है, कहाँ पे हमारे खिलाफ काम हो रहा है, कहाँ धरने पे बैठना है, कहाँ पे फास्ट करना है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तभी पता होंगी जब आप कमिटेड होंगे। तो सोशल कमिटमेंट हम सब की ज़रूरी है ताकि गवर्नमेंट या सिस्टम अच्छे तरीके से काम करे। दूसरी चीज़ एक ये है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए या फिर जो एनजीओज़ वगैरह होते हैं, ये सब भी अगर एक्टिव रहें, क्योंकि एनजीओज़ वगैरह हमेशा सोशल इशूज़ की बातें करते हैं, समाज को सुधारने की बात करते हैं। तो जब सोशल इशूज़ की बात करेंगे तो जो सिस्टम में कमियां हैं उसकी भी बात करेंगे, जैसे कि एपीसीआर का कई बार हम बेचते हैं। ये क्या करते हैं, जो भी गैर कानूनी तरीके से या निर्दोष लोग जेल में पकड़ के डाल दिए जाते हैं, उन सब के केसेस फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ते हैं और उनको बाहर निकालते हैं। तो ये भी क्या है, सिस्टम को बेहतर कर रहे हैं। वो गवर्नमेंट जो गलत चीज़ें कर रही है उसको एक तरीके से धीरे धीरे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को अवेयर भी करते हैं। तो जो हमारी सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी है, वो वाइब्रेंट होनी चाहिए, ज्वलंत होनी चाहिए। सेकेंड चीज़, हमारी जुडिशरी जो है, अच्छा ये चिंताओं में एक ये भी चीज़ है, जुडिशरी हो या एग्जीक्यूटिव हो या फिर लेजिस्लेचर, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों के बीच में एक बैलेंस्ड फॉर्म में रिलेशन होना चाहिए। अगर कोई भी अपनी मनमानी करने लगे तो सिस्टम अच्छे से नहीं चल सकता, तो ये भी एक चिंता है। ठीक है ना, बहरहाल, तो जुडिशरी अगर बेहतर है तो पूरा सिस्टम बेहतर तरीके से काम करेगा। अल्टीमेटली देखिए, एग्जीक्यूटिव जैसे आईएएस ऑफिसर हो गए, मिनिस्ट्रीज हो गई, वो किसको अकाउंटेबल होती हैं, वो जवाबदेही उनकी बनती है लेजिस्लेचर के प्रति, नेताओं के प्रति, सरकार के प्रति। और इन दोनों की जवाबदेही बनती है न्यायपालिका को, सुप्रीम कोर्ट को। अगर एग्जीक्यूटिव कुछ गड़बड़ करते हैं, नेता या सरकार कुछ गड़बड़ करती है,
तो उन सब पे नज़र रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। पार्लियामेंट में कोई फालतू का एक्ट पास कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट नज़र गड़ाए बैठा है, एक्शन लेगा। आपने पीआईएल फाइल की सुनेगी, अगर कुछ भी उसमें गड़बड़ निकला तो रद्द हो जाएगा। तो सिस्टम के अच्छे से काम करने के लिए जुडिशरी का शर्तिया तौर पे सही होना ज़रूरी है। लेकिन आजकल इसमें भी इश्यूज़ हैं। कोलेजियम सिस्टम खत्म करने की बात हो रही है। अगर उसको खत्म कर दिया गया तो सरकार की मनमानी तरीके से उनके मन मर्जी के चीफ जस्टिस बैठेंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो फैसला भी कैसे होगा? सरकार के पक्ष में होगा, सरकार के कहने के हिसाब से शायद होने लगे। आज के टाइम पे जो सीजीआई बहुत बेहतर है वो हैं, तो अभी देखिए सिस्टम भारत में सही चल रहा है। थोड़ा बहुत जो भी गलत चीज़ें हो रही, सुनवाई हो रही है फटाफट। तो जुडिशरी की आज़ादी ज़रूरी है। कोलेजियम सिस्टम खत्म हो गया तो आज़ादी गायब हो जाएगी। फैसले सरकार के हिसाब से आएंगे, नागरिकों की जो है बातें नहीं सुनी जाएंगी, उनके अधिकार नहीं देखे जाएंगे, उनके मूल अधिकार छीन लिए जाएंगे। कह लीजिए कि संविधान ही एक तरीके से शायद खतरे में आ जाए, तो सिस्टम ही कहाँ बचेगा। तो इसलिए जुडिशरी का सही होना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ एक ये है, जो क्या ही कहें आज कल इसके बारे में, मीडिया। मीडिया हद से ज़्यादा करप्ट होती जा रही है धीरे धीरे। अच्छा, करप्शन का मतलब ये नहीं होता है कि जो बस पैसे ले रहे हैं। आप अच्छे रास्ते से अगर भटक रहे हैं तो वो करप्शन है, ठीक है ना? वो किसी भी चीज़ में हो सकता है। पैसा नहीं देना चाहिए, आप दे रहे हैं, करप्शन है। आपको लेफ्ट साइड चलना चाहिए लेकिन राइट साइड से आप जा रहे हैं, करप्शन है। हेलमेट लगाना चाहिए, आप नहीं लगा रहे हैं, ये भी करप्शन है। माँ बाप की बात माननी चाहिए, आप नहीं मान रहे हैं, वो भी करप्शन है अपने आप में, ठीक है? तो करप्शन का मतलब एनीथिंग विच डेविएट्स यू फ्रॉम द राइट पाथ। सही रास्ते से जो भी चीज़ आपको भटकाए वो करप्शन। तो मीडिया भी करप्ट हो चुकी है, वो अपने धर्म से, अपने कर्तव्यों से भटक चुकी है। दो वजह हो सकती है। पहला ये कि उनका पर्सनल बायस हो किसी सरकार के प्रति, जैसे आजकल होता है। दूसरा ये कि गवर्नमेंट या जो भी पावर में है वो फोर्स करते हैं सामने वाले को अपने हिसाब से बातें दिखाने के लिए, मीडिया की आज़ादी खत्म हो जाती है। तो भारत की मीडिया की आज़ादी भी खत्म ही है। भले सारे रिपोर्टर्स भक्त हैं किसी के, उनकी आज़ादी भी खत्म है। जो भक्त नहीं है उनको मजबूरी में करना पड़ता है। तो मीडिया से कैसे सरकार बनती है, गिरती है, ये सब आपको पता है। कैसे एक समुदाय के खिलाफ भड़काया जा सकता है, ये भी आपने देखा। कैसे नफरत इस हद तक फैलाई जा सकती है कि एक आर्थिक बहिष्कार हो जाए पूरे समुदाय का, ये भी आपने मीडिया के जरिए देखा। कैसे एक अच्छे खासे जिहाद के 25-30 प्रकार पैदा किए जा सकते हैं और एक धर्म के खिलाफ नफरत बढ़ाई जा सकती है, वो भी मीडिया ने किया, आपने देखा है। तो सिस्टम कहाँ से सही चलेगा? तो मीडिया का रोल एक दिखाई देता है, उसी में सोशल मीडिया का भी रोल है। सोशल मीडिया से अफवाहें वगैरह आती हैं तो उसका सामाजिक जीवन पे, आर्थिक जीवन पे, या फिर जो है जो भी आपका प्रोफेशनल लाइफ है, उन सब पे असर दिखाई देता है और सिस्टम पे भी दिखाई देता है। इसके अलावा पॉलिटिकल क्लासेस, पॉलिटिकल क्लासेस का मतलब भी आपके जो है नेता लोग हो गए, लॉयर्स हो गए, इन सब चीज़ों से सिस्टम को बेहतर किया जा सकता है। जाहिर सी बात है वो लोग एक्टिव हैं, चीज़ें कंट्रोल्ड रहेंगी। पुलिस ऑफिसर सबके हो गए, पुलिस ऑफिसर नहीं, क्योंकि वो तो जाहिर सी बात है एम्प्लॉय में आ जाएंगे, उनको एम्प्लॉय कैटेगरी में डालते हैं। नेता लोग हो गए जो आप लोग का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, वो हो गए। उनको कैसे बेहतर किया जाए? उनका बेहतर होना सिस्टम के बेहतर होने की गारंटी है। नेता ही करप्ट है तो सिस्टम कहाँ से सही होगा? आपका एमपी या एमएलए या आपका चेयरमैन ही क्यों ना हो, अगर वही करप्ट है तो फिर आपके समाज में चीज़ें अच्छी कहाँ से होंगी, आपका सिस्टम कहाँ से अच्छा होगा? तो इन लोगों की ट्रेनिंग की जानी चाहिए, और ट्रेनिंग करें उसके बाद भी दिक्कतें हों तो कानून ऐसे बनाए जाने चाहिए, जैसे कि आरपीए एक्ट था, है अभी भी है। तो आरपीए में जो है इन लोगों से रिलेटेड सारी चीज़ें दी गई हैं, सारे प्रोविजंस दिए गए हैं, कैसे क्या है, कौन सी चीज़ें कानून के दायरे में हैं, कौन सी चीज़ें खिलाफ हैं, सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं जो कि सिस्टम को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट वो ये है कि गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस क्या हैं? जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन सब संस्थाओं का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है।
नहीं तो फिर इलेक्शन होगा, पता चला एक पसंदीदा पार्टी के नेता ने कुछ धर्म की बातें की, नारे लगवाए, कोई एक्शन नहीं हुआ। अपोजिशन ने ऐसी कोई बात नहीं भी बोली तो उसमें से ढूंढ के निकाल के एक्शन ले लिया गया। ऐसे केसेस पिछले 10 साल में आपने, पिछले 3 इलेक्शंस में कह लीजिए आपने सुने। क्या है ये? इलेक्शन कमीशन का कमजोर होना दर्शाता है। कैसे इलेक्शन कमीशन जो है अच्छे से काम नहीं कर रहा। जब इलेक्शन कमीशन अच्छे से काम नहीं कर रहा तो गवर्नमेंट या हमारा सिस्टम अच्छे से कैसे काम करेगा? सीबीआई हो गई, ईडी हो गई, ये सब कैसे गवर्नमेंट के इशारे पे काम कर रही हैं? या फिर सीबीसी कमीशन हो गया, मतलब सीबी कमीशन, ये सब कैसे काम कर रहा है? सब गवर्नमेंट के इशारे पे काम हो रहा है। तो इससे आम जनता का कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि जनता का नुकसान होगा, क्योंकि ये सब क्या बन गए हैं? सरकार के तोते बन गए हैं, सरकार के कहे के अनुसार काम कर रहे हैं। जब ऐसे रहेगा तो सिस्टम बेहतर तरीके से काम नहीं करेगा। सेकेंड चीज क्या है? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के कंटेक्स्ट में क्या चिंताएं हैं? ठीक ना? तो एम्प्लॉयज जो है बहुत ही ज़्यादा, कह लीजिए कि पावर में आने की वजह से, कल हम बातें की ना, हीरो वर्शिपिंग आजकल होती कुछ भी जाके कहीं पे भी। अभी जैसे एक बड़ी फेमस आईएएस ऑफिसर थी, नाम नहीं लेंगे, या चलिए ले ही ले रहे हैं, आजकल रिकॉर्डिंग अपलोड भी तो नहीं हो रही है। सृष्टि जयंत देशमुख, सुने आप लोग? उनकी एक वीडियो वायरल हुई, जाके सब्जी मंडी में जो है गरीबों पे चिल्ला रही, हटाइए ये, मतलब कुछ सुने नहीं, फालतू की बकैती। सृष्टि जयंत देशमुख तो टॉपर थी, आई थिंक 18 या 19 में, 18 में शायद। तो जाके चिल्ला रही हैं, क्योंकि गरीब थे, चबूतरे बैठ के सब्जी बेच रहे हैं या रोड के किनारे बेच रहे हैं, तो रेट उनका इंतजाम करिए, तब आके हटवा रही है, मतलब बिना मतलब का। वो कहाँ जाएंगे, कहाँ बेचेंगे? जाके कोई शॉपिंग मॉल खोलेंगे, वहां पे जाके सब्जी बेचेंगे अपनी, या जाके कोई 10,000 रुपये भाड़े की दुकान खरीदेंगे रोड के किनारे? आप एक रोड के किनारे दुकान खरीदिए, 10,000 रुपये मिनिमम भाड़ा आपको देना पड़ेगा। जो इंसान महीने में 5,000 कमा रहे, वो भाड़ा कहाँ से देगा? वो जाहिर सी बात है वो रोड के किनारे एक डलिया में लेके बैठ के बेचेगा। लेकिन ऐसे जो है एक्शंस लिए जाते हैं। वही ताव, वही गुस्सा, क्या वो किसी ऑफिसर्स पे दिखा सकते हैं जो गलत कर रहा है? किसी नेता पे दिखा सकते हैं जो गलत बात मनवा रहा है? नहीं ना। सेंसिटिविटी जो है गायब हो गई है आईएएस ऑफिसर्स हो चाहे आईपीएस ऑफिसर्स। कोई आईपीएस ऑफिसर है, कोई अमीर आदमी है, उस पर उतना जो है स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेगा। कोई गरीब है तो बहुत बुरी तरीके से जेल में पीटा जाता है, कितने लोगों की कस्टडी में मौत हो जाती है। तो जो कमज़ोर लोग हैं समाज में, जो आगे नहीं बढ़ पाए, उन पे इन लोगों का जोर चलता है। ये भी एक सामाजिक चिंता है, बहुत बड़ी चिंता है। यहाँ तक कि फौज में भी जो लोग होते हैं, एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि द मैन इन ऑलिव ग्रीन कॉस्ट्यूम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट ऑफ द डेथ्स इन द कंट्री। यानी कि वो जो ग्रीन कपड़े में जो इंसान खड़ा है ना, जो देश की सेवा कर रहा है, वो भी बहुत सारी हत्याओं का जिम्मेदार है। कैसे जिम्मेदार है? कई सारे ऐसे एक्ट्स हैं, जाके आसाम में या नॉर्थ ईस्ट में आप देखिए कितने लोग, बेगुनाह लोग मारे गए फौज के द्वारा, गवर्नमेंट के एक्ट्स की वजह से, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स की वजह से। जम्मू कश्मीर में ऐसे बहुत से केसेस आपको मिलेंगे, डीपली लोग नहीं पढ़ते हैं। आतंकवाद तो है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में, लेकिन उस आतंकवाद को खत्म करने के चक्कर में कितने सारे फेक एनकाउंटर्स हुए और कैसे कैसे लोगों को मारा गया, वो आप ग्राउंड रियलिटी जब आप जाके चेक करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ऐसी किताबें भी बहुत सारी मिलेंगी आपको। तो सेंसिटिविटी जो है खत्म हो गई है ऑफिसर्स के अंदर से, एम्पैथी नहीं है, दया नहीं है उनके अंदर। ये एक दिक्कत है। दूसरी दिक्कत है, जैसे थोड़ी देर पहले बताया कि लगभग 50% ऐसे ऑफिसर्स हैं, सर्वेंट्स हैं, जो किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। चाहे वो संघीय विचारधारा के हों, आरएसएस की टाइप से काम करते हों, चाहे बीजेपी के हिसाब से काम करें, या फिर कोई मुस्लिम ऑफिसर है तो हो सकता है मुस्लिमों के प्रति उसका झुकाव। 50% ऐसे ऑफिसर्स आपको हर एरिया में मिलेंगे, जब या आज के टाइम पे तो इससे भी ज़्यादा मिलेंगे आपको। 70% ऐसे ऑफिसर्स मिलेंगे जो पार्टी की तरफ झुके हुए दिखाई देंगे आपको। इन सब चीज़ों की वजह से करप्शन भी बढ़ता जा रहा है, चाहे वो पैसे को लेके हो, चाहे अपने काम को लेके हो।
और करप्शन तो अब जाइए, एक छोटा सा पैन कार्ड बनवाना हो, आधार कार्ड बनवाना हो, उसमें भी करप्शन है। ज़रूरत से ज़्यादा पैसे मांगे जाएंगे। अगर गवर्नमेंट ऑफिस में गए तो पासपोर्ट मिलेगा आपको, पासपोर्ट आएगा तो आप जो इंक्वायरी के लिए पुलिस वाला आता था, अब तो खैर ये सब बंद हो गया। पैसे लिए बिना आपको पासपोर्ट ही नहीं मिलता, जबकि ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर किसी ने पासपोर्ट बनाया तो ये पता होगा, पहले जो है पुलिस वाले आते हैं, इंक्वायरी करते हैं और फिर पैसे लेते हैं, उसके बाद पासपोर्ट आपके वाले। और लोग जो है एक रूल की तरह इसको फॉलो कर रहे हैं, जबकि ऐसा कोई रूल नहीं, करप्शन है। आप पकड़े गए बाइक से, आपने पैसे दे दिए, करप्शन है। ये सब चीज़ें बड़ी समस्याएं हैं। इसके अलावा एक बड़ी समस्या ये है कि जो आजकल आईएएस बनने की होड़ लगी हुई है, उसमें एक बहुत बड़ी वजह ये है कि बन जाएंगे तो ये काम करवा लेंगे, वो काम करवा लेंगे, इन्फ्लुएंस करने की जो बात है। ऐसे ही ऑफिसर्स भी जो है पावर का मिसयूज करते हैं। किसी कोई केस फंसा अपने रिश्तेदारी में, घर वालों में फ़ोन करेंगे कि हाँ ये बोल रहे हैं, इसका ये मैटर है, देख लो। ये भी तो दिक्कत है। मैं आईएएस हूँ, मेरे दोस्त का ये मसला फंसा है। अच्छा, वो मान लीजिए कोई रेपिस्ट है, अब उसका दोस्त आईएएस है, वो उसको कॉल करेगा, फिर तुरंत थाने वो फ़ोन करेगा कि नहीं नहीं देखिए इसको रफा दफा करिए, रफा दफा हो गया, केस खत्म काम। क्या है ये? ऐसे ऑफिसर सिस्टम को आबाद कर रहे हैं कि बर्बाद कर रहे हैं? बर्बाद कर रहे हैं। और कुछ तो ऐसे करप्ट हो जाते हैं कि अपने ही देश की इंफॉर्मेशन, अपनी जो खुफिया इंफॉर्मेशन होती हैं, वो दुश्मनों को दे देते हैं। बड़े लेवल पे भी होता है कि पड़ोसी देशों को दे देते हैं, छोटे लेवल पे भी ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए कहीं रेड करने का प्लान है, छापा मारना है, सीबीआई ऑफिसर्स हों या किसी भी ऑफिसर के थ्रू छापा मारना है, तो उसी में डिपार्टमेंट में ऐसे बहुत से लोग होते हैं, जहाँ छापा मारना है ना, उसके डिपार्टमेंट के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो तुरंत कॉल करके पहले से इंफॉर्मेशन दे देंगे कि हाँ देखिए आपके घर रेड पड़ने वाली है, तैयारी मतलब कर लीजिएगा, सब छुपा कर दीजिएगा। ऐसे लोग होते हैं, इंफॉर्मेशन पहले से दे देते हैं और सरकार बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाती, सिस्टम बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाती। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी एक बड़ी वजह है, चिंता की एक वजह है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग आगे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे इसको। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये है कि इंटरेस्ट की वजह से कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। आप एक जज हैं, आपके बेटे पे केस है, आप उसी केस की सुनवाई कर रहे हैं, आपने फैसला जानबूझ के अपने बेटे के पक्ष में लिख दिया, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये भी एक बड़ी दिक्कत है। अगर इन सब के सॉल्यूशन की बात की जाए तो इसका सॉल्यूशन ज़्यादा कुछ वैसे बड़ा नहीं है। अगर हम यूपीएससी के प्रोसेस को देखें तो आपकी सारी चीज़ें सही करने के लिए आपके इतने सारे पेपर हैं, 9 पेपर दिए जाते हैं आपको, और उसमें आपका ज्ञान भी और आपकी सोच भी सब कुछ चेक कर लिया जाता है। ज्ञान आपका सारे जीएस पेपर से, और जीएस पेपर 4 से एथिक्स से आपकी सोच चेक कर ली जाती है, ठीक है ना। क्योंकि आपको सारा पूरा केस स्टडीज़ वगैरह लिखना है, सिचुएशन दे दी जाएगी कि आपके सामने ये है, आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे। तो इन सब से कहीं ना कहीं एक सोच पता चलती है। तो गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स हैं, सिलेक्शन उसी हिसाब से होते हैं, और लास्ट में इंटरव्यू भी बातचीत करके डायरेक्ट चेक किया जाता है। हालांकि इसके बावजूद भी गड़बड़ी हो जाती है। खैर, सिलेक्शन के बाद भी जब आप लवासना गए तो वहाँ पे भी ट्रेनिंग होती है, भारत दर्शन कराए जाते हैं, गांव गांव घुमाया जाता है, लोगों से मिलाया जाता है, ताकि आप सबसे मिले जुलें, सबके साथ एक्सपोजर हो, वो सारी चीज़ें आप समझें। अगर आप साउथ वालों से जुड़ रहे हैं तो साउथ भी आपको घुमाया जाता है, आप जहाँ वहाँ रहिए, लोगों से मिलिए जुलिए, आपको अंदाज़ा होगा वो भी हमारे जैसे हैं। आप किसी एक धर्म जाति से जुड़ते हैं, उनसे मिलाया जाएगा, आप देखिए हम लोग जैसे हैं, वो भी नॉर्मल है। तो इस तरीके से करके पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, उनका जो है एथिकल सिस्टम मजबूत किया जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है। इसके अलावा एथिकल कंसर्न्स जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का मतलब जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो। ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब क्या है? जो प्रॉपर कंपनीज बनी होती हैं, रजिस्टर्ड होती हैं, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है।
अनऑर्गेनाइज्ड मतलब कोई भी ऐसे काम हो रहा है बिना ऑर्गेनाइज तरीके से, ईंट की भट्टी है मान लीजिए बड़े लेवल पे चल रही है, कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ वो नहीं है। तो इन सब में भी कुछ कंसर्न्स हैं, ठीक ना। हालांकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में उतने कंसर्न्स नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर अगर है वो रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट के तहत, तो उसमें रूल रेगुलेशन पूरे प्रॉपर लिखे हैं, बड़ी कंपनी है, सारी चीजें सही से लगभग चल रही हैं ठीक ठाक। उसमें भी हालांकि चिंताएं होती हैं, ओवर टाइम की हो, बॉस का प्रेशर हो, होता है, उतना नहीं जितना कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या तकलीफें हो सकती हैं, जहाँ वो इंसान काम कर रहा है वहाँ का हाइजीन कैसा है, साफ सफाई कैसी हो रही है। जैसे बहुत सी रील आपने देखी होगी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की, जो खाने पीने की चीज़ें बना रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें बना रहे हैं, आप वहाँ पे देखिए क्या माहौल है, कैसे पैर से, जैसे आप लोगों ने सुना है रेवड़ी, सुना है रेवड़ी, लखनऊ वाली, या पापड़ी आप लोगों ने देखी होगी, आजकल 2-3 रुपए की एक पापड़ी आती डब्बे में, आप उन उसका प्रोसेस कभी देखिए कि कैसे वो बनाते हैं, पैर उसमें चलते रहते हैं और एकदम, देखिएगा कभी, कोई इंस्टा पे होता तो हम उनको रील भेजते हैं, हम सेव करके रखें। हाँ सही बात है। तो बहुत ही गंदगी से बनता है, रेवड़ी तो बहुत गंदगी से बनती है, पूरा पैर जहाँ से चलते हैं वहीं ज़मीन पे ही सारी रेवड़ी जो है गिराते हैं, और फिर सूख जाती है तो उसको जो है उठा लेते हैं, और आटा छिड़कते हैं, वो भी झाड़ू से वहाँ पे फैलाएंगे, फिर झाड़ू से झाड़ के किनारे कर देंगे, फिर वैसी झाड़ू से फैलाएंगे, और उसी पे सब लोग आ जा भी रहे हैं उसी आटे पे, ठीक ना। वहीं बगल में नाली बह रही है, उसी में मान लीजिए बॉक्स बनाया साइड में, उसी में सारा जो है पका भी रहे हैं, फिर वो उसी में एकदम गंदी नाली से पूरा बह के जा भी रहा है, फिर उसको धुल भी नहीं रहे, सब कुछ ऐसे ही होता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, हाइजीन का पता नहीं है, कंडीशन वहाँ पे क्या है पता नहीं, पूरा पसीने में तर है, वहीं पे उसमें चू भी रहा है पसीना। अब आप लोग रेवड़ी खाइएगा, सोचिएगा ठीक है, कि उसमें पसीने की खुशबू आएगी आपको। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ये भी इशू है। इसके अलावा कुछ ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं जहाँ पे शोषण किया जाता है। कार्ल मार्क्स की बात ली जाए तो जो काम करवाने वाले हैं वो शोषित करते हैं, छुट्टियां नहीं देंगे, ओवर टाइम करवाएंगे, और दिहाड़ी कितनी मिलेगी। जैसे ये SC ST के लोग होते हैं ना, जो नाली साफ करवाने के लिए बेचारे बस वही काम ही कर पाते हैं, लोग करने नहीं देते। 30 रुपये पर डे मिलते हैं, 50 रुपये पर डे बस। अब बताइए 50 रुपये पर डे का आदमी कमा रहा है, वो कैसे खर्चा चलाएगा अपनी फैमिली का। यहाँ तक कि ऐसे केसेस आपको मिलेंगे कि किसी SC ST वाले ने अपनी दिहाड़ी बढ़ाने की बात की। जैसे एक मूवी आई आर्टिकल 15, उसमें पता नहीं कितना 2 रुपए या कितना वो उन्होंने बस अपनी मजदूरी बढ़ाने को बोला। नाली साफ करने वाले लोग थे, मतलब हैं तो इंसान ही अच्छे हैं, बट वो काम के हिसाब से कह रहे हैं, पता नहीं 2 रुपए या 1.5 रुपए उन्होंने बढ़ाने को बोला। तो उस मालिक ने क्या किया, 2 लोगों का रेप किया और मार के फेंक दिया, एक को मार दिया, एक बची थी, सिर्फ 2 रुपए के लिए या 1.5 रुपए के लिए। तो ऐसी चीज़ें रियल लाइफ में होती हैं, इसलिए नहीं होती हैं कि उनको वो 1.5 रुपए या 2 रुपए महंगे पड़ रहे हैं, उनके मन में इतना भरा होता है जातिवाद कि वो ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं कि एक सो कॉल्ड नीची जाति वाली लड़की या लड़का, सो कॉल्ड बोल रहे हैं ठीक है, कैसे मेरे सामने आंख में आंख डाल के बोल रहा है कि मेरी जो है पगार बढ़ाओ, दिहाड़ी बढ़ाओ। ये चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती उन लोग से, और वो ऐसी हरकतें कर बैठते हैं। तो ऐसे शोषण किया जाता है, ये भी सोचने वाली बात है कि कितना काम कराया जा रहा है, कितनी उनको पगार मिल रही, दिहाड़ी मिल रही, उनको बोनस दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा, क्या क्या उनको सुविधाएं दी जा रही हैं। ये सब चिंता के विषय हैं। अगर मान लीजिए थोड़ा ऑर्गेनाइज सेक्टर है, बढ़िया जगह थोड़ा काम हो रहा है, तो उनके जो है बोनस वगैरह का इंतज़ाम देखा जाता है, फंड का इंतज़ाम देखा जाता है, लाइट है कि नहीं है, AC है, पंखा है, ये सब नहीं, अच्छा खाना वाना मिल रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें भी एक चिंता का विषय है। इसके अलावा कुछ मेन बड़े बड़े इश्यूज भी हैं जो आपको प्राइवेट सेक्टर्स में देखने को मिल सकते हैं। एक तो सेक्सुअल हरासमेंट, लड़कियों को लेके काम करने वाले ही कई बार लड़कियों पर प्रेशर डालते हैं, प्रमोशन के चक्कर में सेक्सुअली हरास करते हैं, एक ये चिंता का विषय है। कई जगहों पे आप देखेंगे कि बच्चों से मजदूरी कराई जाती है, 14 साल से नीचे के बच्चों से मजदूरी कराई जाती है, जबकि एक इलीगल काम, चिंता का विषय है, उनका फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। हालांकि एक्सेप्शनल केसेस में ऐसी भी चीज़ें हैं कि हाँ परिवार में कोई है नहीं तो बेचारे बच्चे कमाने को मजबूर हैं, वो एक अलग बात है। इसके अलावा टैक्स चोरियाँ बहुत होती हैं, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है तो प्रॉपर रिकॉर्ड्स वगैरह होते नहीं हैं, तो टैक्स भी नहीं देते हैं वो लोग। तो गवर्नमेंट के हिसाब से एक ये भी चिंता का विषय है।
और एक चीज़ है फॉल्स क्लेम। फॉल्स क्लेम इसलिए हम अलग से बताया कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नकली दावा करना। जैसे कि आप लोगों ने ऐड वगैरह देखे होंगे कि 7 दिनों में पाएं गोरी त्वचा, सुने? फेयर एंड लवली। ये क्या है? फॉल्स क्लेम्स हैं। ये भी चिंता का विषय है। कैसे चिंता का विषय है? पहला तो ये कि फॉल्स क्लेम कर रहे हैं वो कि हाँ, आप पूरा देखिए, आप फेयर एंड लवली तो समझिए कि हर घर में हर बच्चे जानते हैं, पीछे एक बना होता है कि पहले दिन इतना, दूसरे दिन इतना, 7वें दिन इतना। फॉल्स क्लेम पहला। दूसरा ये कि हम गोरा करवाने के चक्कर में जिनका जो है कलर या कॉम्प्लेक्शन के लिए डार्क है, उनको हम गलत दिखा रहे हैं। उनमें क्या बुराई है? क्यों डार्क वाले को थोड़ा लाइट करना है या वाइट करना है? क्या ज़रूरत है? चिंता का विषय है ना ये। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी दिखाई देते हैं। इसको सॉल्व कैसे करें? तो बच्चे की प्रॉब्लम है तो चाइल्ड लेबर एक्ट इस्तेमाल हो सकता है। सेक्सुअल हरासमेंट की बात है तो उनके लिए भी एक्ट है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, विशाखा जो है गाइडलाइन, इसके हिसाब से काम हो सकते हैं। रेप वगैरह के लिए कई सारे कानून हैं, उनको जो है कड़ाई से लागू किया जा सकता है। मजदूरों के लिए मिनिमम वेजेस फिक्स किए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसकी बात है कि हम मजदूरी जो है मिलनी चाहिए। ये देखे जा सकते हैं उनको बोनस वगैरह मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। ये चीज़ें सब एक्ट और रूल रेगुलेशन से चेक किए जा सकते हैं जिससे उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। कुछ पॉलिसीज़ भी ऐसी हैं जैसे कि टैक्स थेफ्ट नज। ये नज क्या होता है? बेसिकली नज का मतलब ये होता है ना कि आपको कोई काम करवाना है तो उनको आप जाके डायरेक्टली कह नहीं रहे हैं, ना ही प्रेशर डाल रहे हैं, ठीक ना? थियरी है कि नज थियरी है। आप इनडायरेक्टली कुछ ऐसी बातें रखते हैं कि सामने वाले को कुछ अपने आप रियलाइज हो जाता है जो वो गलत कर रहा है और वो उस चीज को करने लगता है। तो टैक्स थेफ्ट नज का मतलब ये है कि सामने वाले से डायरेक्ट मत कि एक टैक्स चोरी मत करो, कुछ ऐसी चीज उसके सामने करिए, इनडायरेक्टली बातें रखिए कि हाँ देखिए टैक्स सरकार को मिलता है, फिर सरकार यहाँ पढ़ाई में इतना खर्च करती है, ये करती है, वो करती है। आपने इमोशनल एक बात रख दी, उसको अपने आप रियलाइज हुआ कि मेरे टैक्स न देने से कितना सरकार का नुकसान हो रहा है, तो वो जाके टैक्स देने लगे, ठीक ना? तो इस तरीके के इंसेंटिव्स को फॉलो किया जा सकता है और सिस्टम में या जो भी आपका डिपार्टमेंट है या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उसमें बेहतरी लाई जा सकती है। इसके अलावा ट्रेनिंग वगैरह भी दी जा सकती है। सब क्लियर सबको?